ध्यान देना बच्चों लोग, आज का टॉपिक रहेगा कंडक्ट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। तो टॉपिक जो है टॉपिक अपने जेई एडवांस के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन इस टॉपिक से जेई में क्वेश्चन आने का हाई चांस है, जेई में एंड नीट में भी क्वेश्चन आने का हाई चांस है। टॉपिक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो फोकस होकर आपको सुनना है इस चीज में। अब ध्यान देना, जब बात करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का, बात करते हैं, जब बात करें हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का, तो उसमें ध्यान देना, ईच आयन हैज इट्स ऑन कंडक्टिंग पावर। तो सब सब सारे आयन के पास क्या है, एक कंडक्ट करने का पावर होता है, एक कनेक्ट करने का पावर होता है। तो कनेक्ट करने का पावर का मतलब क्या है, वो कंडक्शन शो करेगा, यानी जो आयन क्या है, आयन जो है आयन मूव करेगा। सिंपल सा बात है कि कंडक्टर क्या करता है, तो कंडक्शन किसको बोलते हैं, तो फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, तो कंडक्शन का मतलब होता है आपका फ्लो ऑफ चार्ज। तो कंडक्शन का मतलब नहीं होता क्या बच्चा, होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सा बात है। तो हम बोल रहे हैं कि ईच आयन हैज इट्स ऑन कनेक्टिंग पावर। इसका मतलब क्या है कि आयन मूव करेगा, ठीक है। तो जो जितना जल्दी मूव करेगा उसका पावर उतना हाई होगा। तो सिंपल सा बात है, जिसका मास छोटा होगा, जिसका मास कम होगा, उसका मूवमेंट क्या होगा, उसका मूवमेंट ज्यादा होगा। तो जो किसी भी आयन का जो कनेक्टिव पावर होता है, वो कहीं ना कहीं उसका मास क्या होता है, उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। और उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। चार्ज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। और बात करते हैं साइज का, तो साइज का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। जितना लार्ज साइज होगा उतना मूवमेंट क्या होगा, उतना मूवमेंट उसका स्लो होगा, उतना मूवमेंट उसका स्लो होगा। तो तीन फैक्टर याद रखना, किसी भी आयन का जो कंडक्टिंग पावर होगा वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके अलावा एक और फैक्टर था। एक और फैक्टर क्या अपने पास है, तो नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर है जिसपे आपका कंडक्टिंग पावर डिपेंड करता है, ठीक। अब ध्यान देना, इसमें एक चीज आपको पॉइंट याद रखना है। पॉइंट याद क्या रखना है कि जो जो कंडक्टिंग पावर होता है H+NOH का, H+NOH का, वो काफी ज्यादा हाई होता है, वो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। मतलब उसको बोलते हैं अबनॉर्मली हाई है, वो होता है अबनॉर्मली हाई, ठीक है। तो कंडक्टिंग पावर ऑफ H+ आयन एंड OH माइनस आयन इज अबनॉर्मली हाई, ठीक है। तो अबनॉर्मली हाई होने का लॉजिक समझोगे तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। आप लोग पढ़े होगे हीट कैसे कनेक्ट करता है या हीट ट्रांसफर कैसे होता है, आप लोग जानते होंगे। तो हीट ट्रांसफर का तीन मोड होता है, रेडिएशन होता है, कॉन्वेक्शन होता है और कंडक्शन होता है, ठीक है। तो रेडिएशन तो चलो, रेडिएशन को अगर हम हटा दें तो हीट ट्रांसफर के लिए आप लोग जानते होंगे, हीट ट्रांसफर में कॉन्वेक्शन और कंडक्शन में, कॉन्वेक्शन एंड कंडक्शन में ज्यादा फास्ट कौन होता है, कंडक्शन होता है। कंडक्शन में क्या होता है, आपका मीडियम का पार्टिकल मूव नहीं करता, बस मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट करेगा और एनर्जी को ट्रांसफर करता है। कॉन्वेक्शन में क्या होता है कि आपका पार्टिकल एक्चुअली मूव करके हीट ट्रांसफर करता है। तो पॉइंट मेरा ये है कि पार्टिकल अगर खुद मूव करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा जाने में, और पार्टिकल खुद से वाइब्रेशन करता है तो एक पोजिशन पर अगर वाइब्रेशन करा तो अपना एनर्जी को क्या करेगा, वाइब्रेट करके ट्रांसफर कर सकता है। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्शन प्रोसेस से बेटर प्रोसेस क्या होता है, कंडक्शन प्रोसेस होता है। हीट ट्रांसफर के लिए कॉन्वेक्शन से बेटर प्रोसेस क्या होता है, कंडक्शन होता है। तो वही लॉजिक यहाँ पे आ रहेगा, उसी लॉजिक से हमें बात करेंगे हम लोग। अगर बात करें H+NOH का, और हम क्या बोल रहे हैं कि H+NOH का कंडक्टिंग पावर काफी ज्यादा हाई होता है, अब नॉर्मली हाई होता है, उसका रीजन क्या होगा, तो उसका रीजन ध्यान देना। देखो यहाँ पे बाकी आपके पास आपको देखो, अब जब भी कोई भी आयन होता है तो आयन कहाँ होता है, वाटर में होता है। तो आयन हमेशा कहाँ प्लेस करते हैं, चलो हम लोग वाटर में। अब होता क्या है, आयन को जब प्लेस करो किस में, वाटर में। तो अगर मान लेते हैं H+ आयन पे हम बात कर रहे हैं, तो H+ आयन देखो, बाकी सारा आयन को खुद मूव करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं A+ का कंडक्टिंग पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो A+ को खुद मूव करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ खुद मूव करना पड़ेगा।
लेकिन हम बात करते हैं H प्लस को, तो H प्लस क्या होता है कि साथ में वाटर भी साथ में है। तो होता क्या है कि H प्लस खुद मूव नहीं करता, H प्लस क्या करता है, H प्लस क्या करता है, वाटर का लोन पेयर के पास चला जाएगा। तो ये जो H प्लस है वाटर के लोन पेयर के पास चिपक गया, तो ये जो दूसरा H प्लस, दूसरा जो यहाँ पे H है, उस पे दूसरे मॉलिक्यूल का लोन पेयर आके अटैक कर लेगा। सिमिलरली इस H पे यहाँ का लोन पेयर अटैक कर लेगा। तो इस तरीके से क्या रहा है कि इस जिस H प्लस का हम बात कर रहे हैं वो चलो मूव नहीं कर रहा, वो बस वाटर पे अटैच हो जा रहा है। वाटर का H दूसरे, और जो वाटर का H है वो एक्चुअली यहाँ से हम मूव करते जा रहा है। तो एक्चुअली हो रहा है कि H प्लस का अगर के बारे में बात करें तो H प्लस का एक्चुअल मूवमेंट का जरूरत नहीं है। H प्लस क्या कर रहा है, वाटर के लोन पेयर को यूज करके वाटर में अटैच हो जा रहा है, और उसी वाटर मॉलिक्यूल से दूसरा H जो है दूसरे H पे अटैक, दूसरे H के O के पास चला जा रहा है। ऐसे करेगा तो क्या होगा कि आपका H प्लस एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है। H प्लस क्या हो रहा है, जस्ट लाइक कंडक्शन प्रोसेस अपने पोजीशन को बस ऑक्यूपाई कर रहा है और उस पोजीशन से दूसरा H प्लस निकल जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो H प्लस हम बात करें उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। H प्लस बस इस O के पास आया, उस O के पास से दूसरा H प्लस निकल जाएगा, वो दूसरे O पे अटैक कर लेगा, और वहां से H एक और निकलेगा दूसरे O पे अटैक कर लेगा। तो इस तरीके से H प्लस मूव कर सकता है। इसलिए H प्लस का पावर, जो कनेक्टिंग पावर है, काफी हाई होता है, क्योंकि H प्लस को खुद मूव करने की जरूरत नहीं है। आपके पास वाटर के पास जो H है उसको सपोर्ट करेगा। सिमिलरली बात करते हैं OH का, सिमिलरली बात करते हैं OH माइनस का। तो अगर बात करें OH माइनस है तो देखो ध्यान से यहाँ पे OH माइनस लिया होगा सिस्टम में, OH क्या करेगा, वाटर का H को खींच लेगा। तो वाटर का H को खींचेगा, तो वाटर का H को खींचने के बाद अब जो यहाँ पे बचा हुआ वाटर है, उस वाटर से आप अगर H खींच लोगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा OH माइनस। अब ये बनेगा OH माइनस, अब ये क्या करेगा, ये दूसरे वाटर का H को खींच लेगा। ऐसे करने से क्या होगा, अब जो नया मॉलिक्यूल है, ये नया मॉलिक्यूल जो था वो बन गया OH माइनस। ऐसे करके अब ये जो OH माइनस बन गया है, ये इस H को खींच लेगा, तो अब जो बन गया ये बन गया OH माइनस। इस तरीके से क्या होगा, आपका OH माइनस एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है, OH माइनस बस क्या कर रहा है, वाटर का H को खींच रहा है, तो नया OH क्रिएट हो रहा है। इस तरीके से OH माइनस का मूवमेंट होता है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि H प्लस और OH को खुद मूव करने का जरूरत नहीं है, वो बस वाटर का यूज करके अपने आप को प्रोपेगेट कर सकता है, अपने आप को प्रोपेगेट कर सकता है। और इसी रीजन से इन दोनों आयन का जो कंडक्टिव पावर होता है काफी ज्यादा हाई होता है। इसलिए बोलते हैं इसको, इसका कंडक्टिव पावर क्या होता है, अबनॉर्मली हाई होता है, अबनॉर्मली हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टाइट्रेशन में। ठीक है, तो बात करते हैं कि टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो आपके पास दो रिएक्टेंट होता है। ठीक है, मतलब एक को टाइट्रेट करते हो दूसरे से, और जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो बोलते हैं कि मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, टाइट्रेशन पूरा हो चुका है। ठीक है, तो टाइट्रेशन जब पूरा होता है तो आप लोग पढ़ चुके होंगे मोल कॉन्सेप्ट में कि हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट पता करने के लिए। इन टाइट्रेशन जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो उसका अपना एक इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, उसका अपना इक्विवेलेंस पॉइंट आता होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, मोल कॉन्सेप्ट में इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर मेरे को बताता है कि रिएक्शन पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर बात करें हम कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन का, तो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में मेरे पास इंडिकेटर्स नहीं होता है। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन का मतलब मेरे पास इंडिकेटर नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं कंडक्टर, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी को मेजर करेगा, आपके सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को मेजर करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि आप मान लो कि यहाँ पे HCl है और यहाँ पे NaOH मान लेते ले रहे हैं। ठीक है, HCl और NaOH है, और मान लेते हैं कि HCl नीचे रखा गया है। ठीक है, और ऊपर में हम NaOH को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसी में एक इंस्ट्रूमेंट हम डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह का शेप का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, मान लेते हैं। इसमें ऊपर एक डिजिटल आपको स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको सिस्टम का कनेक्टिविटी आपको दिखते चला जाएगा, यानी आपको हर पॉइंट पे सिस्टम का कनेक्टिविटी पता रहेगा। ठीक है, सिस्टम का मोलर कनेक्टिविटी, या जो बोलते हैं कनेक्टिविटी आपको पता, मोलर कनेक्टिविटी यानी लैम्डा एम बोलते हैं ना, आपको लैम्डा एम हमेशा पता चलते चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा। तो इस डाटा को देख के आपको बताना होता है कि किस पॉइंट पे
आपका रिएक्शन पूरा हुआ है, यानी इस लेमडा एम के वैल्यू को ऑब्जर्व करना है आपको और बताना है इसका यूज करके, यूजिंग दिस we have to find equivalence point, यानी कब रिएक्शन पूरा हुआ था, ठीक है। तो यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप आपका, ठीक। अब ध्यान दोगे, अब इसमें चलो इसका एक एप्लीकेशन करके आपको दिखाते हैं, इसका एप्लीकेशन करके दिखाते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि HCl और NaOH का अगर टाइट्रेशन करेंगे तो कैसे हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट निकालते हैं, कैसे आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आपका निकाला जाता है। तो ध्यान देना, आप लोग के लिए देखो, आप लोग का जेईई मेन और नीट के लिए बस ये जो HCl NaOH का केस इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो ध्यान से, ठीक है। बाकी हम लोग आगे भी जाएंगे, बस HCl NaOH का केस को ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। बाकी हम लोग बहुत सारे केस पढ़ने वाले हैं, बट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है HCl और NaOH का केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, जैसे मैं बोल रहा हूं कि HCl वर्सेस NaOH, तो आपके कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया हुआ है, HCl सॉल्यूशन लिया हुआ है, और ऊपर से हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हैं, NaOH को डाल रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH को डाल रहे हैं, ठीक है। और इसका हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। और ग्राफ से ही हम लोग पता करेंगे कि इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में हमेशा ग्राफ दिया रहता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास HCl अगर 100 है, मान लेते हैं कि आपके पास सिस्टम में HCl अभी 100 है, ठीक। तो अगर 100 HCl अगर मान लेते हैं आपके पास है, तो HCl क्या है, तो HCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो उसमें वो आयन से ब्रेक रहेगा। तो अगर मान लेते हैं कि बिगनिंग में HCl सॉल्यूशन में आपके पास 100 HCl है, क्या है, 100 HCl है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर 100 HCl पार्टिकल के पास अगर एज्यूम करते हैं हम है, और ऊपर से हम डाल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं NaOH, तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास NaOH का 5 पार्टिकल ऐड करते हैं, अगर एज्यूम करते हैं कि NaOH का 5 पार्टिकल ऐड करते हैं ऊपर से, ठीक है। तो 5 NaOH ऐड करेंगे तो होता क्या है कि NaOH और HCl में रिएक्शन होगा, तो 100 HCl में क्या होगा, 100 H+ आयन होगा और 100 Cl- आयन होगा, ठीक। और 5 NaOH पार्टिकल में क्या होगा, 5 Na+ होगा और 5 OH- आयन होगा। अब होता क्या है कि OH- आयन और H+ आयन आपस में रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो अल्टीमेटली सिस्टम में होगा क्या, जैसे से आप NaOH डालोगे तो आपका सिस्टम में क्या होगा, आपका जो H+ आयन है घटेगा, क्योंकि H+ आयन को कौन हटा देगा, OH हटा देगा। तो 5 NaOH डालने पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपका H+ कितना बचेगा, तो आपका H+ बचेगा 5, 95, और उसके बदले और सिस्टम में क्या आ जाएगा, H+ खत्म, यानी H+ 100 हो गया, 95, 5 खत्म हो चुका है। बट Cl- को फर्क नहीं पड़ेगा, Cl- 100 तो 100 रहेगा, यानी आपके NaOH का डालने से आपको Cl- को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, Cl- 100 का 100 है, ठीक। और बदले में एक्स्ट्रा आयन क्या आ जा रहा है, तो बदले में Na+ आ जा रहा है, आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक। तो अगर मान लेते हैं क्या बोला गया है आपको कि आपके सिस्टम में अगर मान लेते हैं कि HCl था अगर 100 पार्टिकल, इसका मतलब इसमें क्या है, H+ आयन था आपके पास, H+ आयन कितना था, 100 था, और Cl- आयन कितना होगा, 100 होगा। ऊपर से डाला गया NaOH का अगर हम मान लेते हैं 5 पार्टिकल है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें होगा 5 Na+ होगा, 5 OH- होगा। जब सिस्टम आगे प्रोसीड करेगा तो H+ OH रिएक्ट कर जाएगा, तो H+ OH तो खत्म हो चुका है, ऑटोमेटिक क्या आएगा, आपके पास 5 Na+ आएगा सिस्टम में, सॉल्यूशन में, और क्या रहेगा, आपका Cl का नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Cl 100 का 100 रहेगा, और H+ का नंबर क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, आप देखोगे कि H+ आयन जो है घट रहा है, उसके बदले कौन सा आयन बिल्ड हो रहा है, Na+ हो रहा है, यानी हम क्या बोल रहे हैं, जैसे से आप NaOH को डालोगे आपका अल्टीमेटली चेंज कहाँ हो रहा है, तो चेंज हो रहा है H+ आयन में, और उसको रिप्लेस कौन कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है Na+, यानी इस पूरे प्रोसेस में
आपका जो H प्लस आयन है, आपका जो H प्लस आयन है वो किससे रिप्लेस हो रहा है? वो रिप्लेस हो रहा है Na प्लस आयन से। तो जैसे जैसे आप NH को डालोगे आपका H प्लस घटते जाएगा और आपका Na प्लस बढ़ते जाएगा। जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट होगा, जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, आपका सारा का सारा H प्लस आयन खत्म हो जाएगा और उसके बदले क्या आ जाएगा, उसके बदले Na प्लस आ जाएगा। यानी जैसा आपका रिएक्शन पूरा खत्म हो चुका होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, आपके पास Na प्लस का नंबर हो जाएगा 100, आपका Na प्लस का नंबर हो जाएगा 100 और Cl माइनस का नंबर क्या होगा, 100 होगा। यानी जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट होने वाला है उस समय क्या होगा, आपका सारा H प्लस खत्म हो जाएगा और उसके बदले में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा Na प्लस और Cl का नंबर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो Cl क्या है, 100 का 100 रहेगा। तो रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो एक सिचुएशन होने वाला है। अगर मान ले उसके बाद जब रिएक्शन पूरा हो चुका उसके बाद, ठीक है, तो रिएक्शन पूरा होने के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, उसके बाद अगर तुम्हारा NOH का पार्टिकल डालोगे तो अब क्या है, अब आपका रिएक्शन पूरा, अब रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो रिएक्शन जब पूरा कंप्लीट हो चुका है तो अब जो NOH डालोगे तो वो क्या होगा, वो फर्दर अब रिएक्ट तो करेगा नहीं। तो आपका सिस्टम में क्या था, आपका सिस्टम में NaCl था, यानी Na प्लस Cl माइनस ऑलरेडी है, कितना कितना 100 पार्टिकल बन चुका है। अब इसमें तुम NH डालेगा तो इसमें NH अब इसमें तुम NH फर्दर तुम ऐड करेगा तो क्या होगा, इसमें अब रिएक्शन तो होगा नहीं, तो आपका आयन का नंबर बढ़ना चालू होगा, यानी Na प्लस Cl माइनस तो है ही, साथ में क्या होगा, OH माइनस का नंबर आना चालू हो जाएगा, साथ में OH माइनस का नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आयन का नंबर सिस्टम में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी पूरे प्रोसेस में जब तक रिएक्शन खत्म नहीं हो रहा था तब तक क्या हो रहा था, H प्लस Na प्लस से रिप्लेस हो रहा था। यानी जब बिगिनिंग में जब NH को डाले थे तो आपका आयन का नंबर फिक्स था सिस्टम में, और जितना भी H प्लस आयन था सिस्टम में वो किससे रिप्लेस हो रहा था, और रिप्लेस हो रहा था OH सॉरी Na प्लस आयन से। तो उसका अगर तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, यानी आप सिस्टम में का जब लेमडा वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NOH का जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना, आप एक पॉइंट आप नोट करना, बिगिनिंग में क्या था, बिगिनिंग में NOH का जब वॉल्यूम 0 ऐड किए थे तो क्या HCl था, यानी प्योर HCl था। HCl में क्या था, Cl माइनस है, H प्लस है। जैसे जैसे आप NOH को डालते हो, जैसे जैसे आप NOH को ऐड कर रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, आपका Cl तो वही का वही है, बट आपका H प्लस आयन रिप्लेस हो रहा है OH माइनस से, सॉरी H प्लस आयन रिप्लेस हो रहा है Na प्लस से। यानी बिगनिंग में आपका सारा का सारा H प्लस किससे रिप्लेस हो रहा है, Na प्लस से। और आपको पता है कि H प्लस और Na प्लस में किसका कनेक्टिव पावर हाई होता है, H प्लस और Na प्लस में ज्यादा ज्यादा पावर हाई किसका होगा, H प्लस का। H प्लस एंड Na प्लस में ज्यादा कनेक्टिव पावर किसका हाई होगा, Na प्लस का। तो आपका एक हाई पावर का आयन घट रहा है और उसके बदले लो पावर का आयन बढ़ रहा है। तो आपका H प्लस आयन का नंबर घटेगा तो क्या होगा, आपका कनेक्टिव पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा सिस्टम का। तो देखना ये घट रहा है, ये लाइन घट रहा है और जिस पॉइंट पे आपका जब रिएक्शन पूरा खत्म होगा उस पॉइंट पे H प्लस खत्म हो चुका है और सारा का सारा क्या हो चुका है, Na प्लस आयन हो चुका है। तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच चुका है। उसके बाद अगर हम NOH डालेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा आयन क्रिएट होगा किसका, Na प्लस का और OH माइनस का। और आपको पता है कि OH माइनस जो आयन होता है उसका कंडक्टिंग पावर काफी हाई होता है। तो रिएक्शन जब फुली कंप्लीट होगा उसके बाद जब तुम डालोगे NOH को, यानी उसके बाद जब ऐड करोगे तो आपका एक्स्ट्रा OH माइनस सिस्टम में आ रहा है और एक्स्ट्रा Na प्लस सिस्टम में आ रहा है। तो क्या उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा, आपके कनेक्टिंग पावर को काफी ज्यादा इनहेंस करेगा, तो ग्राफ ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यानी इस ग्राफ में इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट आपका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। ठीक है, जो वी से बना हुआ है तो बॉटम जो दिख रहा है ना, ये है आपका इक्विवेलेंस पॉइंट। यानी इस ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं जिस पॉइंट पे आपका कनेक्टिव पावर सबसे लोएस्ट होगा, जिस पॉइंट पे आपका मोलर कनेक्टिविटी आपका सॉल्यूशन का सबसे लोएस्ट होगा, उस पॉइंट पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, उस पॉइंट पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो देखो ध्यान से बच्चे लोग, इसे मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें हो क्या रहा है, जैसे मान ले आपके सिस्टम में क्या था, HCl था, और हमें जूम किया कि HCl का नंबर क्या है, 100 मान लेते हैं शुरू में। तो 100 HCl बोलने का मतलब क्या है, आपके पास H प्लस आयन 100 होगा और Cl माइनस आयन क्या होगा, 100 होगा। इस सिस्टम में अगर हम मान लेते हैं NOH ऐड कर रहे हैं, तो आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि इसमें एज्यूम कर ले कि NOH को अगर अब मान लो एक पार्टिकल आप NOH का ऐड करोगे, एक पार्टिकल ऐड करने का मतलब क्या है, आपके पास Na प्लस 1 होगा और आपके पास OH माइनस 1 होगा। ठीक, और आपको पता है
कि H प्लस जो है O से रिएक्ट करेगा, H प्लस है O से रिएक्ट करेगा, सिंपल सा चीज है ना, आप लोग पढ़े हो ना, HCl प्लस NOH क्या होता है, क्या बनेगा, NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। अब इसमें अगर इसको 100 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे तो लिमिटिंग रीजन कौन होगा, तो लिमिटिंग कौन होगा, चलो तो लिमिटिंग होगा आपका NaOH, तो 99 बचेगा, 99 बचेगा, ये बचेगा 0, ये बचेगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, ठीक है। वही चीज यहाँ नीचे में दिखा दे रहा हूँ कि NaOH जब डालेंगे 1 पार्टिकल तो ऑटोमेटिक क्या होगा सिस्टम में, तो सिस्टम में देखते हैं अगर जो नया सिस्टम क्रिएट होगा तो उसमें देखोगे तो H प्लस आयन कितना बचा, तो H प्लस आयन बन जाएगा, बचेगा 99, Cl माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 100 का 100 रहेगा, और Na प्लस 1 आ जाएगा, Na प्लस 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, कि NaOH डालने से अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, तो NaOH को जब ऐड कर रहे हो ना तो NaOH कर क्या रहा है, तो Na प्लस आयन H प्लस को रिप्लेस कर रहा है, H प्लस को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, H प्लस को रिप्लेस कर रहा है। इसलिए जब बिगनिंग में इसका जब हम NaOH को डालते जाएंगे, ठीक है, तो आपका सारा H प्लस किससे रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपका सारा रिप्लेस हो जाएगा Na प्लस से। तो जब पूरा का पूरा रिएक्शन जब खत्म होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, सारा का सारा H प्लस किससे रिप्लेस हो चुका, Na प्लस से रिप्लेस हो चुका होगा, तो उस पॉइंट पे आपका Na प्लस का नंबर कितना होगा 100 और Cl माइनस का नंबर क्या होगा 100। ये हो गया जब आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव कर चुके होगे, जब आप इक्विवेलेंस पॉइंट अब जब अचीव कर चुके होगे, तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट, ये हो गया आपका इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इस यहाँ तक में ध्यान देना, यहाँ तक में देखोगे तो यहाँ तक में ध्यान देना, आपका अल्टीमेटली हो क्या रहा है ना, तो आपका H प्लस रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस किससे हो रहा है, Na प्लस से, और आयन का नंबर देखो सेम ही है, अभी का आयन का नंबर कितना था 200 था शुरू में, अभी भी आयन का नंबर क्या है 99 प्लस 1 प्लस 100 200 ही है, अभी भी 200 ही है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव करने में आपका आयन के नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, आपके आयन के नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, बस हो क्या रहा है, आपका H प्लस आयन Na प्लस से रिप्लेस कर रहा है। तो H प्लस आयन का जो कनेक्टिव पावर हाई होता है, तो जैसे से आप NH को ऐड करोगे ना, यानी अगर ग्राफ हम देखेंगे लेमडा एम वर्सेस NaOH का वॉल्यूम का, तो आपका एक हाई पावर का आयन रिप्लेस हो रहा है लो पावर के आयन से, लो पावर के आयन से रिप्लेस होगा तो कनेक्टिव, तो सॉल्यूशन का जो मोलर कनेक्टिविटी है क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, घटेगा घटेगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे रिएक्शन पूरा होगा उस पॉइंट का वॉल्यूम बता रहे हैं। अब क्या अब रिएक्शन पूरा हो चुका, अब तुम NH डालेगा, अब सिस्टम में तुम NH ऐड करोगे, तो अब क्या, अब कोई H प्लस तो है नहीं आपके सिस्टम में, अब तो कोई H प्लस आपके सिस्टम में है नहीं, तो अब जो अब NOH को ऐड करो सिस्टम में तो होगा क्या कि आपका Na प्लस Cl माइनस तो पहले से था 100, पहले से 100 था, ये 100 पार्टिकल पहले से था और 100 पार्टिकल आपके पास पहले से था। अब जो NOH आप ऐड करोगे तो उससे क्या होगा, सोडियम आयन का नंबर बढ़ेगा और आपका OH माइनस आयन का नंबर बढ़ेगा, तो ये दोनों आयन का नंबर एक्स्ट्रा इंक्रीज करेगा, ये दोनों अगर इंक्रीज करेगा तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जो आप ऐड कर रहे हो ना NOH, उससे आयन का नंबर तो बढ़ रहा है और साथ में क्या बढ़ रहा है, साथ में आपका OH माइनस बढ़ रहा है, और OH माइनस आपको पता है कि OH माइनस का कनेक्टिव पावर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, तो आयन का नंबर बढ़ने से भी आपका मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगा, आयन के नंबर के इंक्रीज करने से भी आपका मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज करेगा। और एक और पॉइंट क्या अपने पास है, एक और पॉइंट क्या बचा, चलो कि आपके पास OH माइनस है, OH माइनस के इंक्रीज करने से आपका कनेक्टिव पावर और ज्यादा इंक्रीज करेगा, यानी रैपिडली इंक्रीज करेगा, यानी जैसे रिएक्शन खत्म होने के बाद जब NH ऐड करोगे ना तो आपका लाइन फटाफट ऊपर भागेगा, ठीक है, क्योंकि आप NH को एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो जो आयन को ज्यादा बढ़ा रहा है, और साथ में कौन सा आयन बढ़ा रहा है, OH माइनस बढ़ा रहा है, OH माइनस के कारण और ज्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो आपका इस ग्राफ को और देखोगे तो इसका इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, तो जो बॉटम यानी V शेप का जो बॉटम है वो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, यानी इतना, यानी जिस पॉइंट पे आपके सॉल्यूशन का मोलर कनेक्टिविटी लोएस्ट होगा उस पॉइंट पे आपका रिएक्शन पूरा हो चुका है, उस पॉइंट पे आपका HCl वर्सेस NOH का टाइट्रेशन पूरा हो चुका है, HCl वर्सेस NOH का टाइट्रेशन पूरा हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन को, ठीक है। इसमें बेसिकली इसका फंडामेंटल आप लोगों को समझ में आ चुका है,
इसमें केसेस क्या हो सकता है मैं आपको समझा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट केसेस हो सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट केसेस तो ध्यान देना। जब पहला केस का बात करते हैं तो पहला केस है केस 1, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो जब भी हम इसका बात करेंगे ना, ध्यान देना, तो जैसे एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या हो सकता है, एग्जांपल हो सकता है आपके पास हो सकता है HCl प्लस NOH। इसमें दोनों दोनों केस जूम करना है। पहला केस क्या जूम करना है कि जब आपका कोनिकल फ्लास्क में, यानी नीचे में HCl हो और ऊपर से आप NOH का ड्रॉप डालो, ऊपर से NOH का ड्रॉप डालो। ये केस मतलब इसका केस 1 का A पार्ट, इसका B पार्ट भी हो सकता है। B पार्ट क्या हो सकता है, चलो, जब आपके कोनिकल फ्लास्क में क्या हो, कोनिकल फ्लास्क में आपका NaOH हो और ऊपर से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे, ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे HCl, ठीक है। ध्यान देना, इसमें की कॉन्सेप्ट क्या होता है चलो, कि जो जो कोनिकल फ्लास्क में होता है, जो भी कोनिकल फ्लास्क में होगा वो होता है एक्सेस। कोनिकल फ्लास्क यानी जो नीचे रहता है वो होता है एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। और जो आप ऐड करते हो ना होता लिमिटिंग, होता लिमिटिंग, होता लिमिटिंग। जैसे इस केस में, पहले केस में NOH हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट और सेकेंड केस में HCl हो जाएगा लिमिटिंग। दोनों केस में ध्यान देना। जैसे केस 1 का A का बात करेंगे तो उसमें क्या आप लोग सीखे थे कि अल्टीमेटली क्या होगा कि NOH जब सिस्टम में ऐड होगा तो आपके पास क्या था, आपके पास आपका Na प्लस आयन है, Na प्लस आयन जो OH है, OH H प्लस से रेट करेगा। तो आपका अल्टीमेटली हर NOH को ऐड करने से आपका H प्लस आयन सिस्टम से बाहर जा रहा है और उसके बदले में ऐड क्या हो रहा है, Na प्लस आयन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आपका NOH का ऐड करने से क्या हो रहा है, H प्लस रिमूव हो रहा है, उसके बदले Na प्लस ऐड हो रहा है। आपको पता था कि H प्लस आयन का जो कनेक्टिव पावर होता है तो क्या होता है, वो बहुत हाई होता है। एक हाई पावर को आप लो पावर से रिप्लेस करो तो क्या होगा, आपका जो मोलर कनेक्टिविटी का वैल्यू है, जैसे सब वॉल्यूम ऑफ NOH को डालोगे वो क्या होगा, खत्म होता जाएगा, वो डिक्रीज करते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा होगा जब लोएस्ट लोएस्ट वैल्यू को अचीव कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, जब आप फर्दर NOH को डालोगे तो आपका आपका क्या होगा, आप आपके पास Na प्लस और OH का दोनों का नंबर बढ़ेगा, यानी सिस्टम में आयन का नंबर इंक्रीज करेगा, Na प्लस आयन का भी और OH माइनस आयन का भी। तो आपका 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 कर्व ऐसा होगा, एक वी शेप का कर्व होगा। अगर बोला जाए कि उल्टा करे तो क्या होगा, तो उल्टा कर दे तो क्या होगा, तो ध्यान देना, अगर आपके पास HCl था तो HCl डालोगे तो क्या होगा, HCl का H प्लस किसको हटाएगा, OH को हटाएगा, तो आपके सिस्टम से OH माइनस बाहर, आयन बाहर जाएगा, ठीक है। और बदले में ऐड क्या हो रहा है, बदले में Cl माइनस आयन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो OH माइनस का पावर बहुत हाई होता है। एक हाई पावर के आयन को एक लो पावर के आयन से आप रिप्लेस कर रहे हो, तो जैसे सब HCl का वॉल्यूम जब ऐड करोगे सिस्टम में, तो आपका मोलर कनेक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। कब तक डिक्रीज करेगा, जब तक सारा का सारा NOH खत्म ना हो जाए, यानी जब तक इक्वलेंस पॉइंट, जो ए पॉइंट होता है इक्वलेंस पॉइंट, ए पॉइंट है इक्वलेंस पॉइंट, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, इक्वलेंस पॉइंट सेम होगा नीचे, और उसके बाद वंस सारा सारा NOH जब खत्म हो जाएगा तो इक्वलेंस पॉइंट पे क्या होगा, सिस्टम में सिर्फ NaCl बचेगा। यहाँ पे ऊपर में भी क्या है, सिर्फ NaCl बचेगा इक्वलेंस पॉइंट पे। उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा HCl डालोगे, तो एक्स्ट्रा HCl डालोगे तो H प्लस और Cl माइनस का आयन का नंबर बढ़ेगा, तो H प्लस Cl आयन का नंबर अगर बढ़ेगा उसके बाद तो आपका मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो फिर से क्या होगा, कर्व वी शेप होगा। यानी अब स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ प्लॉट करो तो कोई भी कॉनिकल फ्लास्क में हो, कोई भी ऊपर में हो, आपका ग्राफ का नेचर सेम रहेगा, आपका ग्राफ का नेचर सेम रहेगा। तो ये हो गया केस 1, ये हो गया आपका केस 1, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं हम लोग। तो सेकंड केस ध्यान देना, केस 2, केस 2 केस 2 में बात कर रहे हैं
हल ध्यान देना, बात कर रहे हैं के एक्स वर्सेस AgNO3। अब के एक्स जो है, केस कुछ भी हो सकता है, एक KCl हो सकता है, एक KBr हो सकता है और एक KI हो सकता है। इस प्रोसेस का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट याद रखना आप लोग चलो, कि सिल्वर का जो हालाइड होता है ये पीपीटी होता है, यानी वन से फॉर्म कर गया तो ये आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, डू नॉट प्रोड्यूस आयन। इसका की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें देखना, इसका पहला पार्ट आपको समझा रहे हैं, तो मैं जूम कर रहे हैं कि नीचे में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और की कॉन्सेप्ट रखना, एक और की कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हालाइड आयन का जो साइज होता है, साइज ऑफ हालाइड आयन इज ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू नाइट्रेट आयन, ऑलमोस्ट। अब क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो तो हल्का हल्का चेंज होगा, लेकिन इसको नियरली सेम मान सकते हो, नियरली आप सेम मान सकते हो। ज्यादा बेटर होगा सीएल के लिए, ज्यादा बेटर होता है, बट आपका बीआर और आई रहेगा तब भी आप नियरली सेम मान के सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक और दोनों का चार्ज क्या है? दोनों का चार्ज सेम है, तो दोनों का साइज सेम है और दोनों का चार्ज सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का कंडक्टिंग पावर सेम होगा, इन दोनों का कंडक्टिंग पावर क्या होगा? सेम होगा। तो हालाइड और नाइट्रेट का कंडक्टिंग पावर क्या होता है? सेम, ठीक है। इनका कंडक्टिंग पावर को क्या मानोगे आप? सेम मानोगे। अब ध्यान देना, हम क्या जूम कर रहे हैं कि नीचे ले रहे हैं हम लोग के मान लेते हैं, KCl ले लेते हैं, मान लेते हैं KCl। यहाँ पर KBr ले लो, KI ले लो, बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऊपर से डाल रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं किसका? AgNO3 का, ठीक। अभी देखो इस इवेंट में होता क्या समझो यहाँ पे, इसको मैं आगे समझा दे रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि बिगनिंग में सॉल्यूशन में KCl का पार्टिकल का नंबर 100 था, ये 100 पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है। यानी आपका आयन क्या है? तो K प्लस आयन का नंबर 100 होगा और Cl माइनस आयन का नंबर 100 है। जैसे जैसे आप AgNO3 डालोगे, तो हम पहला केस ले रहे हैं कि AgNO3 एक डाले 1, यानी हम AgNO3 का 1 पार्टिकल डाल रहे हैं। 1 पार्टिकल डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? 1 होगा Ag प्लस और 1 होगा नाइट्रेट। अब Ag प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो Ag प्लस Cl के साथ रिएक्ट करेगा आपके सिस्टम में। तो आपका Ag प्लस जब Cl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? AgCl बना लेगा, 1 बन जाएगा AgCl। अब AgCl का तो पीपीटी होता है, तो वो तो आयन में ब्रेक करेगा नहीं, AgCl पीपीटी बनकर बाहर चला गया। बाहर मतलब वो आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, आपके K प्लस के नंबर को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस नंबर क्या हो जाएगा? एक घट जाएगा, 99 हो जाएगा। और उसके बदले सिस्टम में क्या, कौन सा आयन आ जा रहा है? नाइट्रेट आयन आ जा रहा है, नाइट्रेट का नंबर 1 हो गया। तो यहाँ भी आयन का नंबर क्या था? 200 आयन यहाँ भी है, और यहाँ भी आयन क्या है? 200 आयन है। तो आयन के नंबर में कोई चेंज हो रहा है क्या? आयन के नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली प्रोसेस में हो क्या रहा है बच्चे लोग? आपका जो Cl माइनस आयन है वो रिप्लेस किससे हो रहा है? किससे बच्चे लोग? तो रिप्लेस हो रहा है H प्लस, सॉरी, नाइट्रेट आयन से। तो Cl आयन इज रिप्लेस बाय नाइट्रेट आयन। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि इसको फिर से आगे हम लेके जाएंगे, तो अगर रिएक्शन कब खत्म होगा? जब सारा का सारा KCl AgNO3 से रिएक्ट कर जाए। तो अगर हम मान लेते हैं कि 99 AgNO3 एक्स्ट्रा आप डालते हो, तो अल्टीमेटली सिस्टम में क्या होगा? चलो, तो आपके सिस्टम में ध्यान देना, आपका इस केस में K प्लस का नंबर को फर्क नहीं पड़ेगा, 100 का 100 रहेगा, लेकिन सारा का सारा Cl क्या होगा? बाहर चला जाएगा, ठीक है। कि 99 Cl बचा हुआ है और 99 आप Ag डाल दिए सिस्टम में। इसका मतलब क्या है कि आपका सिस्टम से 99 AgCl बाहर जा चुका है। यानी बाहर मतलब पीपीटी नहीं बनाएगा, वो आयन नहीं बनाएगा, पीपीटी में जा चुका है। तो बचा सिस्टम आयन के फॉर्म में बचा क्या हुआ है? तो सिस्टम में आयन के फॉर्म में बचा हुआ चलो नाइट्रेट आयन आ चुका है, यानी जितना भी Cl था नाइट्रेट से रिप्लेस हो चुका है। तो अभी भी आयन का नंबर क्या है? 200 ही है।
तो अल्टीमेटली क्या है, आपका आयन का नंबर सेम है और प्लस सारा का सारा सीएल किससे रिप्लेस हुआ, नाइट्रेट से। इसको बोल रहे हैं आप इक्विवेलेंस पॉइंट, इसको बोल रहे हैं आप इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव करने में आपका आयन का नंबर फिक्स है, प्लस जो क्लोरीन आयन रिप्लेस हुआ नाइट्रेट से, दोनों का कनेक्टिंग पावर क्या होता है, सेम होता है। आपको पता है दोनों का कनेक्टिंग पावर सेम है, तो आयन का नंबर भी सेम है और कनेक्टिंग पावर भी आपका सीएल और नाइट्रेट का सेम था। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां से जब यहां जब पहुंचे हो तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद जब आप डालते हो AgNO3 तो आपके सिस्टम में क्या होगा, आपके सिस्टम में आयन का नंबर इंक्रीज करेगा। के प्लस पहले से 100 था, नाइट्रेट पहले से 100 था, हो चुका है। अब क्या होगा, Ag प्लस डालोगे तो उसका आयन का नंबर बढ़ेगा और नाइट्रेट का नाम आयन का नंबर बढ़ेगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसे ग्राफ प्लॉट करते हो आप, इसे ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप AgNO3 का वॉल्यूम ऐड कर रहे हो तो बिगनिंग में क्या होगा, बिगनिंग में सारा सीएल किससे रिप्लेस होगा, नाइट्रेट से। तो दोनों का चूंकि पावर सेम है तो दोनों का जो मोलर कनेक्टिविटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जिस पॉइंट पे इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद यानी इस पॉइंट के बाद क्या होगा, जब आप Ag डालोगे तो आपका नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेगा, तो आपका जो मोलर कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगा। ये हो जाएगा 9 उसके लिए। ठीक है, ये रहेगा, ये हो गया आपका केस 2 का पहला पार्ट, ये पार्ट। अगर कोई बोलेगा इसमें ऐसा करते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा करते हैं, केस 2 में ही इसका बी पार्ट क्या होगा, इसका बी पार्ट क्या होगा। बी पार्ट का मतलब है नीचे रख देंगे अगर AgNO3 तो ऊपर से हम डाल रहे हैं, ऊपर से डाल रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप KCl का। तो हम बोल रहे इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या प्रोसेस में क्या होगा, आपका CL किससे रेट करेगा, Ag से। तो Ag को हटाएगा सिस्टम में, तो CL Ag को हटा देगा, CL Ag को हटा देगा और बदले में क्या जाएगा, बदले में क्या जाएगा। तो अल्टीमेटली इस प्रोसेस में Ag प्लस को हटा के आप किसको ला रहे हो, K प्लस को ला रहे हो। Ag प्लस K प्लस से रिप्लेस हो रहा है। और आपको पता है कि कनेक्टिंग पावर Ag और K का नियरली सेम होता है, तो कनेक्टिंग पावर ऑफ Ag प्लस इन K प्लस इज नियरली सेम। तो आपका जितने पावर का आयन बाहर जा रहा है उतने पावर का तो आप आयन को डाल दे रहे हो ना, तो बिगनिंग में क्या होगा, बिगनिंग में कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे आप डालोगे केसीएल सॉल्यूशन का वॉल्यूम को तो आपके मोलर कनेक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि Ag प्लस यहाँ तक क्या हो रहा है, Ag प्लस को रिप्लेस किससे करो, K प्लस से। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वंस आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव कर जाएगा तो अब क्या होगा, अब जो एक्स्ट्रा Ag से डालोगे तो उसके बाद क्या होगा, एक्स्ट्रा आयन क्रिएट होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आप केसीएल फर्दर डालते हो तो आपका एक्स्ट्रा आयन क्रिएट होगा, जो कि आपका कनेक्टिविटी को क्या करेगा, चलो बढ़ा देगा, तो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो, इसका केस 2 का ए और बी का भी ग्राफ क्या सेम ही है, यानी उसका नेचर सेम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका केस 2 हुआ। ठीक है, तो चलो ये हो गया केस 2। बात करते हैं केस 3। केस 3 जो होता है उसको ऐसा मान लेना कि एक स्ट्रॉन्ग बेस मान लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड यानी इस एग्जांपल लेते हैं NOH एंड CH3COH। ठीक है, इसको ले लेते हैं, तो इसमें कैसा होगा, इसका ए पार्ट मान लेते हैं। ए पार्ट हम क्या मान लेते हैं कि नीचे रखा हुआ है CH3COH और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप में डाल रहे हैं NOH। ये केस फर्स्ट हो गया मेरा। इसमें होता क्या है आपको पता होना चाहिए कि CH3COH एक एक वीक एसिड है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसे आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो CH3COH में कोई आयन प्रोड्यूस नहीं होगा सिस्टम में, डू नॉट प्रोड्यूस आयन, सोच लो आप। जैसे अब इसमें ध्यान देना, आपके सिस्टम में अगर मान लेते हैं सिस्टम में अगर 100 CH3COH है तो उसमें बोल रहे हैं कि ये आयन नेग्लिजिबल बनाएगा।
अब इसमें जैसे तुम NH डालेगा, तो क्या होगा, और मान लेते हैं NH से तुम एक पार्टिकल डाला, एक पार्टिकल डालने से होगा क्या, चलो तो अल्टीमेटली NH इस एसिड से रिएक्ट करेगा और आपका 99 CH3COH बचेगा और एक बनेगा CH3CO माइनस Na प्लस, यानी सोडियम एसिटेट फॉर्म करेगा। आपको पता है कि एसिटिक एसिड क्या है, जो 99 एसिटिक एसिड है ये आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, डू नॉट प्रोड्यूस आयन, लेकिन जो यहाँ पे एसिटेट आयन है उसमें आयन है, ये आयन के फॉर्म में टूटा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके जब इक्वलेंस पॉइंट कब आएगा, जब सारा का सारा एसिटिक एसिड खत्म हो जाएगा, तो जब एक्स्ट्रा 99 NH को ऐड करोगे तो सिस्टम में आपका सारा का सारा एसिटिक एसिड खत्म हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा 100 पार्टिकल ऑफ क्या, सोडियम एसिटेट, यानी ये आयनिक कंपाउंड है और ये आयन ब्रेक कर सकता है, ये आयन ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो चुका है। तो ये हो गया आपका इक्वलेंस पॉइंट, ये हो गया आपका इक्वलेंस पॉइंट। अब इसके बाद फर्दर, इसका जब फर्दर आप डालोगे, क्या डालोगे बच्चे लोग, जब फर्दर डालोगे आप किसका, इसका तो फर्दर डालोगे NOH, तो आपका तो आयन तो बन चुका है सारा ना। अब NOH को डालने से क्या होगा, आपके पास फर्दर क्या है, सोडियम स्टेट के नंबर में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो उसका 100 पार्टिकल तो 100 पार्टिकल तो रहेगा, यानी 100 पार्टिकल ऑफ एसिटेट आयन और 100 पार्टिकल ऑफ सोडियम आयन। अब जो NOH डालो तो क्या होगा, Na प्लस का नंबर बढ़ाएगा और OH का नंबर बढ़ाएगा। अल्टीमेटली आपको दिख रहा होगा, जब प्रोसेस शुरू से स्टार्ट किए तो शुरू से क्या हो रहा है, शुरू में आयन का नंबर 0 था, NH को डालने से क्या हो रहा है, आयन का नंबर बढ़ना स्टार्ट हुआ, इक्वलेंस पॉइंट पे आयन का नंबर बढ़ चुका है, और उसके बाद जब NH डालोगे तो और ज्यादा बढ़ रहा है, और ज्यादा बढ़ रहा है, चूंकि उसमें इक्वलेंस पॉइंट के बाद आपके पास चूंकि NH डाला होता है, NH में OH माइनस है और OH माइनस का पावर बहुत हाई होता है, तो आपका जो इंक्रीज होगा रैपिड होगा, आपका इंक्रीज क्या होगा, रैपिड होगा। ठीक, इसको ग्राफिकली आप दिखाओगे, ध्यान देना, तो आप वॉल्यूम ऑफ NH जब ऐड करोगे तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, इसमें सॉल्यूशन में किसका है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, तो सॉल्यूशन के अंदर आपका एसिटिक एसिड था, तो शुरू में ही आपका इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो जैसे आप NH डालोगे तो आपका इंक्रीज होगा, जिस पॉइंट पे रिएक्शन खत्म होगा, जिस पॉइंट पे रिएक्शन पूरा होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट बात करते हैं, उस पॉइंट के बाद क्या होगा, आप NH ऐड करोगे तो आपका ग्राफ और रैपिडली इंक्रीज करेगा, क्योंकि रैपिडली इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि आपका Na प्लस और OH माइनस, यानी OH माइनस का नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ होगा इसके लिए। ये हो गया आपका केस थर्ड का पहला पार्ट, केस थर्ड का पहला पार्ट। ठीक है, मूव करते हैं केस थर्ड का सेकेंड पार्ट, यानी उल्टा करने से क्या होगा, तो यहाँ पे ग्राफ सिमिलर नहीं होगा, ध्यान देना। अभी तक हम लोग क्या ले रहे थे कि केस वन, केस का हर उल्टा करने से भी ग्राफ सेम आ रहा था, यहाँ पे सेम नहीं आएगा, तो ध्यान देना। हम लोग बात क्या कर रहे हैं, केस थर्ड का बी पार्ट मतलब सॉल्यूशन में क्या है, तो सॉल्यूशन में NaOH है और ऊपर से आप डाल रहे हो, ऊपर से आप ऐड कर रहे हो, एसिटिक एसिड को ऐड कर रहे हो सिस्टम में। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा सोचे तो सिस्टम में NaOH था, अगर NaOH का पार्टिकल का बात करें तो NaOH आयनिक कंपाउंड है, इसका 100 पार्टिकल मानते हैं, आपका सिस्टम में क्या होगा, Na प्लस का नंबर 100 होगा और OH माइनस का नंबर फिर क्या होगा, चलो 100 होगा। इसमें आप डालोगे, अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल एसिटिक एसिड का, एक पार्टिकल एसिटिक एसिड का डाल देंगे, एसिटिक एसिड क्या करेगा, किसे रेट करेगा, OH माइनस से, OH में से रेट करेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, आपके Na प्लस के नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 100 का 100 है, पर फर्क पड़ेगा किसके पार्टिकल के नंबर को, OH माइनस के पार्टिकल का नंबर फर्क पड़ेगा, वो हो जाएगा 99 और बदले में क्या आ जाएगा, बदले में आ जाएगा एसिटेट आयन, एसिटेट आयन का नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि OH माइनस जो आयन है वो रिप्लेस किससे हो रहा है, वो रिप्लेस हो रहा है सोडियम एसिटेट आयन से रिप्लेस हो रहा है। जब रिएक्शन पूरा खत्म होगा, रिएक्शन खत्म कब होगा, जब सारा का सारा NaOH हट जाए। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट का बात करें तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा,
इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, कब अचीव होगा, जब आप सारा सारा एनएच को हटाओगे। तो कब हटेगा, जब एक्स्ट्रा डालोगे आप एसिटिक एसिड, कितना 99 पार्टिकल डालने से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा, सारा का सोडियम आयन का नंबर सेम है, 100 है, और बदले में क्या आ जाएगा, OH सारा खत्म हो चुका सिस्टम में, और बदले में क्या आ जाएगा, एसिटेट आयन आ जाएगा 100। तो आपको आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे आप इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव कर रहे हो, तो अचीव करने में आपका OH आयन रिप्लेस किस हो रहा है, एसिटेट आयन से। अब OH आयन एसिटेट आयन में किसका पावर हाई होता है, तो आपको पता है कि कनेक्टिंग पावर हाई होगा, कनेक्टिंग पावर हाई होगा किसका, OH का काफी ज्यादा हाई होता है देन एसिटेट आयन। एक हाई पावर के आयन को रिप्लेस करो एक लो पावर के आयन से, तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे मूव करेगा, आपका जो मोलर कनेक्टिविटी है सॉल्यूशन का क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा डालोगे, आप अगर डाल रहे हो एसिटिक एसिड, तो ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखेगा यहाँ पे। तो एसिटिक एसिड देखो, एसिटिक एसिड ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो तो टूटता नहीं है। तो अब सिस्टम में कुछ है नहीं बेस रिएक्ट करने के लिए, अब सिस्टम को बेस रिएक्ट करने के लिए है नहीं, तो वो ब्रेक करेगा क्या, तो ब्रेक नहीं करेगा। तो इसके बाद आप एसिटिक एसिड डालोगे तो आपके आयन के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, कि सोडियम आयन 100 रहेगा, एसिटेट आयन 100 रहेगा, और एसिटिक एसिड क्या होता है, ब्रेक नहीं करेगा। तो एसिटिक एसिड जो भी रहेगा उसे आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, उसे आयन प्रोड्यूस नहीं होगा। आयन नहीं प्रोड्यूस होने का एक और लॉजिक भी मैं बोल सकता हूँ, आप लोग पढ़े होंगे कॉमन आयन इफेक्ट। तो ऑलरेडी सिस्टम में एसिटेट आयन है, तो एसिटेट आयन क्या करेगा, अगर मान लेते एसिटिक एसिड टूटना भी चाहेगा ना, तो उसको नहीं टूटने देगा। एसिटिक एसिड कैसे टूटता है, C3COOH gives CH3CO minus H प्लस। तो चूंकि सिस्टम में ऑलरेडी एसिटेट आयन आपके पास है, तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा और सिस्टम को बैकवर्ड भेज देगा, यानी टूटने नहीं देगा। यानी हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि जैसे सर इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद एसिटिक एसिड डालोगे, तो एसिटिक एसिड के फर्दर एडिशन से कोई आयन क्रिएट नहीं होगा। शुरू में क्या हुआ कि आपका OH माइनस रिप्लेस हो रहा है एसिटेट आयन से, यानी स्ट्रॉन्ग पावर का आयन रिप्लेस हो रहा है वीक पावर के आयन से। तो जैसे से आप एसिटिक एसिड का वॉल्यूम ऐड कर रहे हो, ध्यान देना, और हम ग्राफ का बात कर रहे हैं, जैसे से आप एसिटिक एसिड का वॉल्यूम को ऐड करोगे, तो OH रिप्लेस किससे हो रहा है, OH रिप्लेस किससे हो रहा था बच्चे लोग, OH रिप्लेस हो रहा था एसिटिक किससे, एसिटिक एसिटेट आयन से। तो आपके ग्राफ में क्या होगा, तो आपका पावर घटेगा, आपका पावर घटेगा। जिस पॉइंट पे इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे इक्विवेलेंस पॉइंट की हम बात करते हैं, उस पॉइंट के बाद एसिटिक एसिड डालने से कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, यानी क्योंकि आयन का नंबर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। उसके बाद क्या होगा, लाइन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, लाइन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा केस थर्ड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस सॉरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो केस थर्ड समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक वीक एसिड। सेम सेम सोच सकते हो। तो केस 4 अगर बात करते हैं, तो केस 4 क्या हो सकता है, ठीक है, केस 4 क्या हो सकता है, चलो एक सेकेंड, तो केस 4 हो सकता है चलो हम लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वर्सेस वीक बेस। इसका इसका जो रहेगा वो ऑलमोस्ट केस थर्ड की तरफ हो जाएगा, तो इसको आप लोग ट्राई कर लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। इसमें दो केस होगा, दोनों केस पहले वाले केस की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप तो ट्राई करके देख लेना केस 4 को। मैं मूव कर रहा हूँ केस 5 पे। केस 4 इज होमवर्क, होमवर्क सिमिलर टू केस 3, सिमिलर टू केस 3, ट्राई कर सकते हो। केस केस 5 का हम बात करें बच्चों लोग, वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि वीक एसिड का एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों लोग, तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड वीक एसिड का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, और वीक बेस का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, तो सोडियम नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल जोड़ दो, तो आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। अब ध्यान दे,
अब इस केस का ए पार्ट मानते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड आपका नीचे में है, तो यार एसिड क्या वीक है, तो आयन प्रोड्यूस तो करेगा नहीं, ऊपर से हम डाल रहे हैं वीक बेस। यार एसिड आपका इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, आपका सिस्टम एसिटिक एसिड था, अब एसिटिक एसिड आयन तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, डू नॉट प्रोड्यूस आयन, या करेगा तो बहुत कम करेगा, डू नॉट प्रोड्यूस आयन, प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आयन, आयन का नंबर ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। तो अब इसमें डालते हैं, अगर अगर मान लेते हैं वीक बेस ऐड करोगे, तो वीक बेस ऐड करने से क्या सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है। और सॉल्ट क्या होगा, आयन प्रोड्यूस कर सकता है, कैन प्रोड्यूस आयन, ठीक है। तो वीक एसिड एंड वीक बेस सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट मैक्सिमम कब होगा, जब इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव होगा, यानी जब दोनों का अमाउंट इक्वली रेट कर जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपका सॉल्ट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। सॉल्ट मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, आयन का नंबर पे क्या होगा, आयन भी मैक्सिमम होगा, आयन का नंबर पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर डालोगे ना वीक बेस, तो चूंकि सारा का सारा एसिड रेट कर चुका है, तो अब वीक बेस में तो कुछ आयन तो है नहीं, और सॉल्ट अपना मैक्सिमम बन चुका है, तो अब क्या होगा, अब डालने से आयन का नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, आयन का नंबर क्या होगा, फिक्स होगा, आयन इज कांस्टेंट, यानी अब ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी शुरू में इसका ग्राफ अगर देखते हैं, इसका ग्राफ जब देखोगे तो शुरू में क्या होगा, शुरू में आयन बढ़ेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक आप वीक बेस को ऐड कर रहे हो, जिस पॉइंट पे आपका रिएक्शन खत्म हो चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, उस पॉइंट के बाद उस पर नो चेंज, ऐसा चलेगा नहीं, शुरू में स्लाइटली बढ़ेगा और फिर नो चेंज, इक्वलेंस पॉइंट के बाद कोई चेंज नहीं होगा। इसका बी पार्ट के बारे में सोचते हो, यानी पहले वाले केस में वीक एसिड नीचे था और ऊपर से हम वीक बेस डाल रहे थे, इसका बी के बारे में सोचोगे तो बी में सिमिलर होगा, तो शुरू में क्या होगा, यानी नीचे में अगर आप डाल रहे हो, नीचे ऐड होगा वीक, अगर नीचे ऐड होगा वीक बेस और ऊपर से ऐड करोगे वीक एसिड, उसमें क्या होगा, सॉल्ट बनेगा तो क्या होगा, आयन बढ़ेगा, तो आपका वैल्यू इंक्रीज करेगा, जब वन जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा, यानी जब दोनों का दोनों रेट कर चुका होगा, उसके बाद क्या होगा, उसे फर्दर इंक्रीज करने से, यानी फर्दर वीक एसिड का ऐड करने से आपके आयन के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आयन के नंबर में कोई चेंज नहीं है, तो आपका जो वैल्यू है, वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो वीक एसिड के ऐड करने से ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। ये हो गया केस 5। तो इतना ही सारा केस मेरे को जानना था, एक स्पेशल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कभी कभी क्या करता है, कभी कभी ऐसा कर देगा, ठीक है, कि आपके सिस्टम में स्पेशल केस, आपके सिस्टम में HCl प्लस HCl डाल दिया है और ऊपर से NaOH को डाल रहा है, यानी आपके पास एसिड का मिक्सचर है, ठीक है, एसिड का मिक्सचर है, और उसमें बोला है उसमें हमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं, तो एसिड का जो आपके पास एसिड का मिक्सचर है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है। इसमें बोला गया इसमें कैसे होगा बच्चों लोग, इसमें बहुत सिंपल है, सिंपल क्या है कि पहले आपका बेस किसी रेट करेगा, पहले आपका बेस एसिड से रेट करेगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड से रेट करेगा। तो पहले आप ग्राफ बना लें किसका, तो पहले आप ग्राफ लाना है स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड का। और इसका ग्राफ का बात करते हैं, इसका ग्राफ बहुत सिंपल होगा, तो पहले जब डालोगे तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस बेस में क्या होता है, लाइन घटता है, यानी कंडक्टिविटी घटेगा। ये पॉइंट उस पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे जैसे आप वॉल्यूम है NaOH को जब ऐड कर रहे हो, तो जिस पॉइंट पे आपका HCl खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट वो बता रहा है, यानी इस पॉइंट पे आपका HCl खत्म हो चुका है, यानी फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया,
इस पॉइंट पे आपका एसिल खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब सिस्टम में क्या वीक एसिड है, ऊपर में क्या स्ट्रॉन्ग बेस, ऊपर से आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो, आप वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ देखो, यहाँ पे आपको हम पढ़ाया था, केस केस कहाँ पे, तो यहाँ देखना, अगर आप ऊपर यहाँ देखो, अगर आप ऐड कर रहे हो, सॉरी एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखना, देखो ना, एक केस क्या था, एक केस, इस केस का बात कर रहे हैं, जब नीचे वीक एसिड है ऊपर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका ग्राफ कैसा बना था चलो, इसका ग्राफ ऐसा बना था कि हल्का सा स्लाइटली बढ़ेगा और फिर इंक्रीज करेगा, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा। तो यही केस है, सोचना आपको कि जब आपके पास वीक एसिड नीचे है, ऊपर स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, तो पहले आपका लाइन बढ़ेगा थोड़ा सा और फिर और रैपिडली बढ़ेगा। यानी अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के बाद अब एसिड बचा हुआ है, तो वीक एसिड में डालेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा, पहले लाइन थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक। ये पॉइंट होगा जहां पे आपका ए होगा सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, क्या होगा, ये सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे क्या खत्म हो चुका है, आपका एसिन खत्म हो चुका है। अब एक्स्ट्रा डालोगे एनओएच तो क्या होगा, लाइन और इंक्रीज करेगा, लाइन ऐसे इंक्रीज करेगा, यानी ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो पहले एसिल खत्म हो गया यहाँ पे, फिर ये चल रहा है एसिन वर्सेस एनओएच, और इस पॉइंट पे एसिन खत्म हो जाएगा और फिर एनएच का ऐड करने से आपका लाइन ऐसे चलेगा। इन आपका ग्राफ ये हो जाएगा इसके लिए ग्राफ, ठीक है, एसिड का मिक्सचर वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ, ठीक है। ये रहेगा आपका सारा का सारा केसेस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें और भी हम लोग वेरिएशन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग टाइम टू टाइम बताते चलेंगे आपको। तो ये सारा फंडामेंटल मैंने कवर कर दिया है, और ये टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि टॉपिक आपके एग्जाम में आने का हाई चांस है, क्योंकि इसमें हाईली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। चलो ठीक है।